हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है वो चैनल मैंने अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी में कोई दिक्कत आ रही है, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस में कोई दिक्कत आ रही है, और भी जैसे आपको टैक्स ऑडिट में, इनकम टैक्स में, किसी भी चीज़ में ऐसे अकाउंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा, इसी चीज़ से रिलेटेड, अकाउंट से ही रिलेटेड। तो दोस्तों आज ये जो मेरा वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस पहली वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस पहली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस ऑन सैलरी। ठीक है, कि बहुत से मेरे यार दोस्त हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और कुछ लोग हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब करते हैं। तो कंपनियां जिनकी सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, मान लो कि मोर देन 50,000 या फिर मोर देन 70,000, मोर देन 1 लाख, ठीक है, तो उनके ऊपर कंपनियां टीडीएस काटती हैं। ठीक है, तो सो गैस गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने फ़ैन बंद कर दिया है और पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसको आप इग्नोर करना, पसीना मत देखना, बस वीडियो को देखो और समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि बहुत से मेरे यार दोस्त हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब करते हैं, तो जिनकी सैलरी मोर देन 1 लाख या फिर मोर देन 2 लाख, मोर देन 5 लाख पर मंथ होती है, तो उनके ऊपर कंपनियाँ जो है टीडीएस काट लेती हैं। तो और जो एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है, अब हर एम्प्लॉय को अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, अब मान लो कोई बंदा इंजीनियर है, वो अगर इंजीनियरिंग का काम कर रहा है तो उसको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो जानना चाहता है कि कंपनी टीडीएस कैसे काट रही है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा, तो दोस्तों बताऊंगा कि टीडीएस कैसे करता है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है टीडीएस की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स। तो दोस्तों मैंने अपने एक डेटा बना रखा है जैसे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं टीडीएस की, तो मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ, उस माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने एक एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ दीपक पटेल, जो कि मेरा ही नाम है। इसमें मैंने बेसिक सैलरी डाल रखी है, देखोगे आप 15 लाख रुपए, और हाउस एंड अलाउंसेस डाल रखा है 3 लाख रुपए का, डीए डाल रखा है, डीएनएस अलाउंसेस 1,50,000 का, और पीएफ डाल रखा है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1,80,000, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डाल रखा है 1,90,000। ठीक है, और मेडिकल अलाउंसेस मैंने डाल रखा है 20,000 का। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर बताने वाला हूँ कि इस पे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं टीडीएस की। ठीक है, मैं भी एक अकाउंटेंट हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक सैलरी तो आपकी इतनी हो गई। ठीक है, अब जो हाउस एंड अलाउंसेस होता है इसका कुछ पार्ट जो है टैक्सेबल होता है और कुछ पार्ट जो है एग्जम्प्ट होता है। कुछ पार्ट टैक्सेबल का मतलब ये है कि इसमें 3 लाख में से कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि आपकी सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाता है टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम पे। ठीक है, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसको हम लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वो मैं बताने वाला हूँ कि हाउस एंड अलाउंसेस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो कि मैंने कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है कर रखी है, ये देख सकते हैं आप, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। ठीक है, तो इसका जो रूल है एचआरए रिसीव्ड। ठीक है, हमें कितना एचआरए रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली 15 लाख नहीं होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए, मैंने गलती लिख दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 लाख रुपए कर सकते हैं। ठीक है, 3 लाख हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एचआरए जो हमें रिसीव हुआ है वो 3 लाख हुआ है, और रेंट मतलब कि जो एचआरए टैक्सेबल निकालने का जो रूल है, पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। रूल ये है कि एचआरए जितना आपको एक्चुअली में रिसीव हो रहा है, मान लो 3 लाख रुपए रिसीव हो रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं आपको एचआरए मिल रहा है, उसके बाद आप रेंट पे रह रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाला रेंट। ठीक है, उसके बाद माइनस 10% ऑफ सैलरी, आपकी जितनी सैलरी है बेसिक सैलरी उसका 10% जो है माइनस कर देंगे उसमें रेंट पेड में से। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद 50% ऑफ सैलरी, 50% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आप जैसे मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है 50% सैलरी का लिया जाता है। अगर आप दिल्ली, इन सब शहरों को छोड़ के, जैसे दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, बेंगलोर, यहाँ सब छोड़ के अगर आप बाकी अदर स्टेट में रह रहे हैं तो आपको वहाँ पे 40% अलाउ है। ठीक है, तो हम दिल्ली में रह रहे हैं, मैंने मान लिया है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, उसके बाद एचआरए एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन तीनों फिगर में 3 लाख, 1,65,000 और 2,40,000, इन तीनों को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद इन तीनों में सबसे कम जो अमाउंट होगा, ठीक है, सबसे कम किसका, 1,65,000, वो 1,65,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, वो 1,65,000 यहाँ पे 3 लाख में से 1,65,000 ये देखो माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद 1,35,000 हमारा सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे कर रखा है। देखो बेसिक सैलरी हमारी 15 लाख है, हाउस एंड अलाउंसेस हमारा 1,35,000 है, और
डियरनेस अलाउंसेस होगा, ये एक्चुअली गलत लिख दिया यहाँ पे, ईयर नहीं डियर होगा, ठीक है, इसको मैं डी कर देता हूँ। ये हो गया डियरनेस अलाउंसेस, 1,50,000 है हमारा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 1,80,000 है। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉई का 1,80,000 है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली जो है दोस्तों सैलरी का पार्ट नहीं होता, सैलरी से एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन रूल है कि अगर एम्प्लॉई 12% जो है एम्प्लॉई जो है अपने सैलरी का 12% जो है पीएफ में डाल सकता है, 12% से कम नहीं, 12% मैंडेटरी, ठीक है। और ये मैंडेटरी है कि जितना जो कंट्रीब्यूशन है अगर एम्प्लॉई कर रहा है 12%, तो इतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। 12% से ज़्यादा नहीं कर, 12% से ज़्यादा कर सकता है एम्प्लॉयर, 12% से कम नहीं कर सकता है। 12% से जितना भी ज़्यादा वो अगर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के पीएफ में, तो वो जो है उसका जो 12% से अगर 13% हो गया तो 1% जो है टैक्सेबल हो जाएगा आपकी सैलरी में, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है, यहाँ पे देखो दोस्तों। अब जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 1,90,000 है, ठीक है, लेकिन जो 12% है सैलरी का वो 1,80,000 तक ही हो रहा है। अगर 1,80,000 तक ये जो है सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 10,000 रुपये जो डिफरेंस आएगा, ये 10,000 रुपये जो है आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, उसे आपकी सैलरी की इनकम मानी जाएगी और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस दोस्तों पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ये यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले वो सैलरी की सारी इनकम को जोड़ेंगे, उसके बाद जो आपकी टोटल सैलरी आएगी, वो मान लो टोटल सैलरी आ गई मेरी 19,95,000, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ठीक है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अब हो गई है 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये माइनस करने के बाद मेरा आ गया 19,20,000 जो है सैलरी आ गई, ठीक है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़ के कोई भी डिडक्शन अप्लीकेबल नहीं होगी। एटीसी जैसे आप पीएफ वगैरह में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं एटीसी में, टीडीडी में, मेडिकल अलाउंसेस वगैरह, तो न्यू टैक्स रेजिम में दोस्तों ऐसी कोई डिडक्शन आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोई भी डिडक्शन नहीं डाली है, केवल और केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने डाली हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सैलरी आ गई टोटल टैक्सेबल सैलरी आ गई 19,20,000 रुपये। तो अब इस 19,20,000 पे हम जो स्लैब रेट है हमारा, अभी हम जो ईयर चल रहा है हमारा 25-26 चल रहा है, 25-26 में जो हमारा टैक्सेशन का रेट है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। 4 लाख तक अगर आप देखेंगे तो हमारा 4 लाख तक इस टाइम पे कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक जो हमारा टैक्स का रेट है वो है 5%, ठीक है। अगर आप इन दोनों के डिफरेंस का 8 लाख माइनस 4 लाख करेंगे तो 4 लाख आएगा। उसके बाद 4 लाख पे अगर 5% अगर आप निकालते हैं टैक्स तो आएगा आपका 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद 8 लाख से 12 लाख तक है 10%, ठीक है। उसके बाद आएगा इस पर 40%, 40,000 रुपये टैक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 लाख से 16 लाख तक है 15%, जो कि 60,000 हो गया। उसके बाद 16 लाख से 19,20,000, मतलब 19,20,000 ये रहा मेरा जो सैलरी है, ठीक है। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 3,20,000 आएगा, ठीक है। 3,20,000 पे जो है 20% अगर हम निकालेंगे तो 64,000 रुपये टैक्स बनता है, ठीक है। अब 64,000 रुपये टैक्स ये टोटल करेंगे, चारों का टोटल टैक्स करेंगे तो हमारा आएगा 1,84,000 रुपये जो है टोटल टैक्स हुआ, ठीक है। अब 1,84,000 के ऊपर लगेगा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जो लगता है, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं मेंशन कर देता हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। ये जो 4% है, ठीक है। ये 4% अगर आप 1,84,000 का निकालते हैं तो आएगा 7,360 रुपये। तो आपका जो टोटल टैक्स बन रहा है वो 1,91,360 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। तो 1,91,360 को दोस्तों ये TDS का अमाउंट है आपके टोटल, ठीक है। जो आपका जो क्या है कि जैसे आपका साल शुरू होने वाला है ना, तो साल के पहले ही मंथ में कंपनी आपकी टोटल सैलरी, जो भी सैलरी आपको दे रहे हैं वो सैलरी पूरे साल की सैलरी को कैलकुलेट करके उस पर टोटल साल का जो है इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो पूरे साल में आपका टैक्स जितना मैंने कैलकुलेट किया 1,91,360 है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, एक साल में होते हैं 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो ये 1,91,360 को 12 से डिवाइड कर देंगे। अब मैं इसको अगर डिवाइड कर देता हूँ 1,91,000 डिवाइडेड बाई 12 तो आ गया आपका 15,947 रुपये। तो दोस्तों 15,947 रुपये ये आपकी सैलरी से पर मंथ TDS के रूप में काटा जाएगा कंपनी की तरफ से, ठीक है।
अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, अगर आपका TDS बनता है तो TDS मान लो आपका ऐसे ही कैलकुलेट करके 5,000 रुपये बनता है, तो कंपनी आपको 50,000 में से 5,000 रुपये TDS काट के आपको पेमेंट करेगी, मतलब कि आपके अकाउंट में आएंगे 45,000 रुपये, 45,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस इनकम टैक्स का रिफ़ंड लेना है तो आपको फाइल करनी होगी इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ITR, ठीक है। ITR फाइल करेंगे तो आपको इसका रिफ़ंड तभी मिलेगा जब आपकी इनकम इससे कम होगी, ठीक है। डिडक्शन आप दिखाओगे, इन्वेस्टमेंट दिखाओगे, तो उसमें से आपकी इनकम हो सकता है लेस हो जाए, तो आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो 1,84,000 से मान लो 1,91,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। अगर डिडक्शन दिखाओगे तब कम होगा, अगर डिडक्शन नहीं दिखा रहे हो आप तो फिर सेम ही रहेगा, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, फिर तो आपको इनकम टैक्स का रिफ़ंड मिलना बेकार है, मिलेगा ही नहीं, TDS का रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर आप डिडक्शन दिखाओगे तो अगर आप मेरे से ITR फाइल करवाओगे तो मैं कर दूंगा और आपको रिफ़ंड भी दिलवाऊंगा पूरे के पूरे, ठीक है। वो कैसे दिलवाऊंगा वो आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो TDS आपके सैलरी पे ऐसे ही कैलकुलेट करती हैं कंपनियाँ, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रखा है, अब गर्मी ज़्यादा झेलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे रूम में AC तो अभी है नहीं, लेकिन अभी फ़ैन चलाऊंगा तो माइक में आवाज़ जाती है, इस वजह से मैंने जो है फ़ैन को बंद कर रखा है, ठीक है। वीडियो में अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लियरिटी मिली हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अगर क्लियरिटी नहीं मिली है तो कोई नहीं, मैं और भी अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा दोस्तों, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगली बार जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ वो वीडियो होगी GST के ऊपर दोस्तों, तो वीडियो जो है बहुत ही जल्द आएगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो इस पे मैं हर वीक में 1-2 बार तो मैं डालता ही रहूँगा, क्योंकि अभी ऐसा है कि मैं भी अकाउंटेंट हूँ, मैं भी जॉब ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जब टाइम मिलेगा, छुट्टी मिलेगी तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जैसे मुझे भी समस्या आएगी उस समस्या से रिलेटेड मैं वीडियो आपको देता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गर्मी से बच के रहना। मेरे को तो पसीना हो रहा है, देखो कितना पसीना हो गया है।